दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आप रोज़ हमारे साथ इसी टाइम ऐसे ही जुड़ते रहिए। सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। कल किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, बट अब डेली हमारी क्लास 10 बजे शुरू हो जाएगी, जो कि GK की होती है। एंड हमारे चैनल पर और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप लोग उनके साथ भी जुड़िए, आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम फिर से GK के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जहाँ से हमने कल छोड़े थे। आपको वही क्वेश्चंस कराते हैं हम जो आपको क्वेश्चन पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपना कॉलेज ज़रूर मिलेगा। आप अपने लक्ष्य को बनाए रखिए बस। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि जहाँ से हमने कल छोड़ा था उसके बाद से हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुश्री जयललिता। तो ऑप्शन हम इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, वर्तमान भी याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल, बी हो जाएगा राजस्थान, सी हो जाएगा असम एंड डी हो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गमछा कहाँ का एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है? तो वो हो जाएगा असम का। सूती कपड़े का बना सफ़ेद गमछा जो होता है वो असम में सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा बनाता है वो राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र, बी हो जाएगा गुजरात, सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश एंड डी हो जाएगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात, जो कि भारत से सबसे लंबी तट रेखा बनाता है और इसकी दूरी हो जाएगी 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी भी आपको याद रखनी है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गोवा जो है वो सबसे छोटी तटरेखा बनाता है और सबसे लंबी तटरेखा कौन बनाता है? वो होता है गुजरात। और कुल राज्य अगर पूछे जाएंगे तटरेखा से लगे हुए तो कुल राज्य कितने हो जाएंगे? 9 राज्य जो हैं वो हमारे भारत से तटरेखा साझा करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा गुजरात, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा और कुल कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? मतलब जो अब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है, देखो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अब इसमें पूछा गया है कि नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी हो जाएगा न्यूजीलैंड, सी हो जाएगा USA एंड डी हो जाएगा मैक्सिको। तो वो कहाँ के निवासी थे? आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहाँ के? USA के निवासी थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा, बी हो जाएगा हैदराबाद, सी हो जाएगा मैसूर एंड डी हो जाएगा चेन्नई। तो ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भारत में सिटी ऑफ पैलेस किसको माना जाता है? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मैसूर को माना जाता है। सिटी ऑफ पैलेस किसको? मैसूर को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरेबियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाहारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहारा एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थार। तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सहारा जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है और ये अफ्रीका कौन से महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपन्यासकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोल्फ खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शास्त्रीय नर्तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालका कलाकार। किसके लिए प्रसिद्ध हैं हमारे पद्म सुदर्शन पटनायक? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालका कलाकार के लिए क्या है ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमा दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुती चंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिव्या काकरान। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, हिमा दास को क्या माना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इनके बारे में कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। इनकी विशेषता एक ये है कि ये जो हैं असम के भारतीय धावक हैं, मतलब जो खिलाड़ी हैं वो असम के भारतीय धावक हैं। और 2018 में इनको क्या किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बातें होती हैं। 2018 में क्या मिला था इनको, क्या नाम, वो अर्जुन पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हिमा दास, जो कि असम के धावक हैं और इनको क्या बोला जाता है? ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनीला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिनेवा एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार हमेशा कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन में बांटे जाते हैं। ये प्रत्येक 10 वर्ष, ठीक है, 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मतलब बांटे जाते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम सम्मेलन में बांटे जाते हैं। ठीक है, और इस पुरस्कार को क्या विश्व स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है? सबसे मतलब ऊंचा पुरस्कार किसको माना जाता है? नोबेल को। बहुत विश्व स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, सलीम अली थे, सलीम अली जो थे वो कौन थे? एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, एक विख्यात गज़ल गायक थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे ये? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। कौन? सलीम अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इतिहास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाटक एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नृत्य। ये सभी को पता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 35 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूलर झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकटक झील और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सांभर झील। तो मीठे पानी की जो है वो झील कौन सी हो जाएगी? हमारी बूलर झील हो जाएगी। अब ये कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हमसे कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, मतलब ये तो मीठे पानी की हो गई, और एक और झील होती है सुपीरियर झील, तो वो कौन सी होती है? वो होती है ताज़े पानी की। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, कि मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील, और ताज़े पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। बूलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, और सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? यूएसए में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोहिमा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइजोल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईटानगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करवी एंगलांग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। ये सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलो से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉकी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुटबॉल से एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नौका चालन से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एजरा कप किस खेल में दिया जाता है? पोलो में। ठीक है, और हमें ये खेल वगैरह और लोक नृत्य वगैरह और राजधानी वगैरह पता होनी चाहिए, मोस्ट ये तो पूछ ही जाती हैं।
चलिए इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? लोकपाल मतलब सबसे पहले कहाँ पर नियुक्त किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस, बी हो जाएगा स्वीडन, सी हो जाएगा चीन और डी हो जाएगा बेलग्रेड। तो 38 का ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि लोकपाल नियुक्त करने वाला सबसे पहला। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? मतलब अफ्रीका के गांधी के नाम से किसको बुलाया जाता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीरा करजई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिरोज गांधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एम के गांधी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेल्सन मंडेला जो हैं वो उनको क्या बुलाया जाता था? अफ्रीका के गांधी के रूप में बुलाया जाता था। और इनकी कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं। तो इनकी एक पहली तो विशेषता ये है कि ये जो थे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, कौन? नेल्सन मंडेला। और इनको क्या किया गया था? भारत रत्न तथा नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। भारत रत्न 1990 में मिला था, 1990 में। ठीक है, 1990, आज 1990 बहुत आ रहा है ना, तो 1990 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था और 1993 में नोबेल पुरस्कार से। ठीक है, ये हो गई इनकी विशेषताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 1947, बी हो जाएगा 1915, सी हो जाएगा 1927 एंड डी हो जाएगा 1936। तो क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1936 को क्या हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का तो आंसर बताना ही नहीं है, सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर एक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन नंबर डी है अरविंद घोष। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर वी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? भारत के किस राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य जो खेल है वो घोषित किया है? तो पता करेंगे हम। पहला ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली एंड चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है जिसने मलखंभ खेल को अपना राज्य खेल बनाया है? तो वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाएगा कि जो है राजकीय खेल कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? हमारा मलखंभ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में बोला गया है, संगठकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगठकों के जो आईसी चिप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा लेड के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रोमियम के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलिकॉन के एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोने के। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संगठकों के जो आईसी चिप्स होते हैं वो प्रायः किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इस क्रम में आगे क्वेश्चन की अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एक शोध संस्थान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का एक प्रकार है। तो क्या हो जाएगा? ये एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई को चुनिए। जिसकी सबसे कम मेमोरी है उस साइज की इकाई को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा KB, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MB, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा GB एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा TB। तो हमारा जो 45 का आंसर जो हो जाएगा वो सबसे कम मेमोरी वाला बाइट क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा KB बिल्कुल सबसे छोटी साइज की इकाई है, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोवेल और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
और केल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 47 क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा मध्य प्रदेश, सी हो जाएगा कर्नाटक, डी हो जाएगा गुजरात। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने प्राप्त किया था शीर्ष स्थान? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ स्थान स्थान प्राप्त किया था। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उसे मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 48 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हो गया? मतलब अमृत सरोवर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा रामपुर, दूसरा हो जाएगा लखनऊ, तीसरा हो जाएगा अयोध्या और चौथा हो जाएगा कानपुर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सॉरी एक सेकेंड, 48 का जो आंसर है हमारा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लखनऊ। अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत को पूरा हुआ था? तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, 49 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया? किस राज्य ने पहला एटलस तैयार किया था? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल, बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी हो जाएगा मध्य प्रदेश और डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केरल ने एटलस तैयार किया। किसने? केरल ने किया था भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और आप लोग भी हमारे साथ रोज़ जुड़िए। रोज़ 10 बजे हमारी क्लास होती है और अन्य क्लासें भी हमारी सुचारू रूप से चल रही हैं। आप लोग उसको भी अटेंड कीजिए एंड अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। थैंक यू।